एट दिस स्टेज वाइटल फोर्स बिकम वीक। ये वो स्टेज है कि यहाँ वाइटल फोर्स कमज़ोर हो जाती है। दिस स्टेज इज़ ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मतलब 60 और 100 साल का जो अरसा है ये वेरी कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लेक्स डिजीज़ आ जाती हैं। कॉम्प्लेक्स डिजीज़ कॉम्प्लिकेशन ऑफ मियाज़म अकर। एक तो कॉम्प्लेक्स डिजीज मियाज़म मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि सारी ज़िंदगी के गुनाह सवाब सारे आके यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि ज़ोर ज़ोर असाब आना शुरू हो जाता है ना। तो इसलिए ये बड़ा डिफ़िकल्ट एरिया है। इट इज़ द रीज़न दैट द ट्रीटमेंट एट दिस एज इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट एज कम्पेयर टू द प्रीवियस स्टेजेस। तो यहाँ का जो इलाज है ज़रा कंपेयरली, क्योंकि जो एज है ना 12 और 18 और 40, जो तक बंदे के अंदर स्ट्रेंथ होती है, जो मर्जी है दवाई ट्राई करो, जो मर्जी है देते रहो, उसके अंदर पावर होती है। यहाँ तो आपने ज़रा सी भी गलती की ना तो बंदा लुढ़क गया। भाई अगर 18-20 साल का बंदा है, आप उसको जो मर्जी है दवाई देते हैं, नहीं फ़र्क पड़ता तो क्या, कुछ भी नहीं होता, समझ जाता है ना। यहाँ तो बंदा हार्ट का मरीज़ है, आपने उसको गलत दवाई दे दी, वो तो लुढ़क गया, रिएक्शन आ गया। तो यहाँ बड़ा संभल के, इसलिए हमने ये थोड़ा सा आपको एहतियात के लिए कि यहाँ थोड़ा सा ना चुकना, फोकस, मतलब यहाँ आपने केस को इजी नहीं लेना, थोड़ा सा कॉन्शियस होके देखने हैं मरीज़। जब भी 60, 70 साल 80 साल का बंदा होता है ना, उसको फुली अलर्ट, ये इसलिए हम आपको थोड़ा सा ना वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा अलर्ट कर रहे हैं कि आपने इसको इजी नहीं लेना। नेक्स्ट, नेक्स्ट आफ्टर 60 years changes occur in the DNA। 60 साल की उम्र में जब बंदा पहुंचता है, साइकोसिस की लाइफ है। साइकोसिस आपने एक्वायर किया ना तो 30-40 साल सफ़र तय करके वो टिश्यू से शुरू होती है। पहले वो क्या करेगी, म्यूकस मेम्ब्रेन को रप्चर करेगा, वहाँ इन्फेक्शन होगा, वहाँ फिर वो जाएगा नीचे और ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, वो 1-2 साल लगा देगा, ठीक है, 6 महीने लगा देगा, साल लगा देगा, फिर वहाँ से ट्रेवल करके फिर वो सारा जाके मुख्तलिफ आर्गन के अंदर पहुँचेगा, वो 5-7 साल फिर करते करते ये सेल के जो न्यूक्लियस है उसके बाद जो फ्रूट पड़ा होता है उसके जाके अंदर पहुँच जाएगा। इसको 25-30-20 साल लगेंगे। फिर ये मुसलसल जो न्यूक्लियस की वॉल है उसको ये स्ट्राइक मारता रहता है अंदर जाने की, जैसे किले को तोड़ते हैं। किले की जब आप जंग होती है ना तो फिर किले की दीवार को आखिर जब बंदे सारा रैया फतह करके आ जाते हैं तो फिर बादशाह जो है ना वो किले पे छुपा होता है, बैठा हुआ फौज सारी इधर उधर, तो किले की दीवारें बड़ी मजबूत होती हैं, फिर उसको वो स्ट्राइक करते हैं। और जो ही किले की दीवार ब्रेक होगी ना तो बस समझो किला फतह हो गया। तो ये जो दुश्मन है, जो बीमारी है, ये इंसान का दुश्मन है। लाइक दैट, ये बिल्कुल नेचुरल सारे फैमिली में है, ये सारे नेचुरल चीज़ें हैं। जैसे फाइट होती है, जंग होती है, ये भी एक जंग है। तो वो जाके ना आपके सेल के अंदर साइटोप्लाज्मा में जाके बैठ जाता है। अब वहाँ से फिर वो लगा रहता है कि किसी तरीके से ना मैं डीएनए तक एक्सेस लूँ। फिर वो 25-30 साल 40 साल में डीएनए की वॉल को ब्रेक करके तो उसको जो न्यूक्लियस की वॉल को ब्रेक कर डीएनए तक पहुंच जाता है। तो फिर वहाँ जाके इसने जीन्स के अंदर चेंजेस लाने शुरू कर देती है। वो 5 साल लगते हैं, वो 10 साल लगते हैं, वो 2 साल लगते हैं। तो हमने ये कहा कि हमने स्टार्ट ही वहाँ से लिया, क्यों 60 साल हो गए तो उसने ज़िंदगी में पता नहीं किन किन मसाइल से वो गुजरा होगा, किन किन इन्फेक्शन से गुजरा होगा, और आखिर जो है ना वो डीएनए तक उसके मसाइल पहुंच चुके होते हैं। दिस इज द डिफरेंट कॉजेटिव फैक्टर फॉर दिस चेंजेस, और इसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं। इस डीएनए के खराबी के कहते हैं कि आप बेशुमार फैक्टर्स हैं, कॉजेटिव फैक्टर्स हैं,
दिस वेरिएशन वेरीज पर्सन टू पर्सन। और ये जो है ये हर बंदे की अपनी सर्कमस्टांसेस, उसकी पास्ट हिस्ट्री, उससे करना पड़ता है कि आपने इंडिविजुअलाइज करना है, आपने उसको देखना है कि इसके अंदर कौन सा कॉज आ रहा है, सिफिलिस आ रहा है, साइकोसिस आ रहा है, उसको चोट लगी है, उसके साथ क्या मसला, उसको एड्रेस करना। इट डिपेंड ऑन द पर्सनल एंड फैमिली हिस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल टीबी, साइकोसिस, सिफिलिस एंड अदर मियास्मेटिक डिजीजेस, ये जाके डीएनए तक एक्सेस लेती हैं। इट्स टेक 40 to 50 years टू रीच द डीएनए। लेकिन जो बच्चा पैदा होगा वो माँ के पेट में इसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो डीएनए उसका वहीं करप्ट होकर बाहर आएगा, इसलिए बच्चे माजूर पैदा होते हैं, इसलिए बच्चों के अंदर बहुत से मार मसाइल होते हैं। तो बेसिकली जो ये मैं उस बंदे की बात करूं जिसने खुद कोई डिजीज़ एक्वायर की, खुद हासिल की, वरासतन लेके आया, तो वो काम तो शुरू से ही काम हो गया। वो बाद दफ़ा साल में हो जाता है, बाद दफ़ा 2 साल में हो जाता है, बाद दफ़ा 3 साल में होता है, और बाद दफ़ा 10 साल, 20 साल, 50 साल में भी हो सकता है। वो उसकी हिस्ट्री पे, इसलिए हमने ये कर दिया कि उसकी पर्सनल एंड फैमिली हिस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल टीबी, साइकोसिस एंड अदर मियास्मेटिक डिजीज, इट्स टेक 40 to 50 years टू रीच द डीएनए। देयरफॉर वी एड्रेस दीज कॉजेटिव फैक्टर फॉर द जनरल डिजनरेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। उसने कहा कि एक तो हम ये कॉजेटिव फैक्टर एंड जनरल डिजनरेटिव कॉजेटिव फैक्टर, मसलन उसके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, उसके अंदर फास्फोरस की कमी हो जाती है, उसके अंदर कोई ऐसी कमी हो जाती है, तो वो 20 हाथ हमने एड्रेस करना है। और यहाँ जो स्टेज है, यहाँ जो स्टेज आती है, ये मायूसी और नाउमीदी की स्टेज आ जाती है। उसको पता होता है कि अब 10 साल, 20 साल, 50 साल, अब गेम जो है ना ओवर होने वाली है। तो यहाँ बहुत हेल्पफुल जो चीज़ है, बहुत ज़्यादा जो हेल्पफुल चीज़ है, इन एवरी कंडीशंस, क्योंकि आपको ना बाद दफ़ा आपके अंदर थ्रिल हो तो आप चीज़ों को अच्छा कोप कर लेते हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ी दवाई है जो बहुत ज़्यादा यहाँ रोल प्ले करेगी, वो है ऑरोमेट। ये आपको यहाँ बहुत हेल्पफुल होगी, हर जगह पे, बहुत सारी जगहों पे मैं डिस्कस करूँगा, यहाँ भी हेल्प करेगी, यहाँ भी करेगी, यहाँ भी करेगी। इसकी पहली निशानी मायूसी है, इसकी पहली निशानी मायूसी है, और इसकी आखिरी निशानी सुसाइड है। तो ये इसको यहाँ आना शुरू हो जाएगा। यार पहले तो देखे जी, अब स्कूल पढ़ रहा हूँ, कॉलेज पढ़ रहा हूँ, अब शादी होगी, फिर शादी होगी, अब बच्चे हो गए, फिर वो एक स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल। अब ये कहते हैं बच्चे भी हो गए, रिटायर भी होगा। जो ही बंदा रिटायर होता है फिर मायूसी का शिकार हो जाता है। ठीक, वो कहते हैं अब ख़त्म, स्कूल भी ख़त्म, कॉलेज भी ख़त्म, शादी की अब वो जो जोश था वो भी ख़त्म, बच्चे भी पैदा हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए, अब उनकी भी शादियाँ होंगी, अब क्या करूँगा, अब तो वो मौत जो है वो नज़र आ रही है। तो ये मायूसी यहाँ से शुरू हो जाती है। और ये वो स्टेज है कि अब लेटेस्ट रिसर्च चाहिए कि यहाँ ग्रोथ हार्मोन बनने बंद हो जाते हैं या बहुत ही स्लो हो जाते हैं, जिसने आपकी बॉडी की सारी नशो नुमा करनी होती है। तो मायूसी पहला आंसर है यहाँ पे। तो therefore we address these causative factor with the general degenerative and constitutional remedies। हमारे पास कुछ जनरल और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हैं, जैसे कलकेरिया फास है, जैसे फास्फोरस है, जैसे ओरोमेट है, जैसे लाइकोपोडियम है, जैसे रूटा है, काली फैमिली है, मर्क की फैमिली है। तो वो डिजनरेटिव है, टूट फूट का। आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर के अंदर एक तो खेल है हार्मोन्स का, एंजाइम का, और फिर किसका खेल है, फिर खेल है मिनरल का। बॉडी एंजाइम सिक्रीशंस जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, ग्लैंडुलर सिस्टम हमारा, इंडोक्राइन सिस्टम जो है, तो वो सारा खेल है। उसके साथ जो उसकी स्ट्रक्चरिंग है, स्ट्रक्चरिंग की बिल्डिंग है कि ईंट लगती है, सीमेंट लगता है, मसाला लगता है, वो ये है कि वो फास्फोरस है, वो कैल्शियम है, वो सल्फर है,
वो पोटाशियम है, ये सारी उसकी बिल्डिंग का हिस्सा है। तो ये भी डीरेंज हो जाती हैं। फिर हमें कुछ जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जैसे जिनका मैं जिक्र करूं, फिर इनका सहारा लेना होता है, फिर मियाज़मेटिक कॉजेटिव फैक्टर का सहारा लेना होता है, तो फिर जाके आप मरीज़ को संभाल पाते हैं। जिसमें हम इसमें जो फोकस है डीएनए पे आपने फोकस करना है। और मेरी बात याद रखें, डीएनए पे फोकस नहीं होगा, उसके बाद एपिथैलेमस है, उसके बाद आपका मेजर ग्लैंड जो है ना पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड, इस पे आप फोकस नहीं करेंगे तो मामला जो है ना ये आप इस एज के लोगों को संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए जहाँ से प्रोग्रामिंग आ रही है, प्रोग्रामिंग किससे आ रही है? डीएनए से आ रही है। डीएनए पे फोकस कर, डीएनए क्यों डिस्टर्ब हुआ है, जीन्स क्यों म्यूटेशन में है, उसको फोकस करना, उसको उस तक एक्सेस लेना। उस तक ना अल्फा एक्सेस ले सकते हैं, सती मेडिसिन उस तक एक्सेस नहीं लेंगी। उस तक एक्सेस डीप एक्टिंग मेडिसिन है, लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन। तो डीएनए तक एक्सेस किन दवाइयों का है? एक्सरे का है, सोल का है, कार्सिनोसन का है, सिक्रीनम का है, एंथ्रेक्सिनम का है, एपीस्टेरिनम का है, मेडोरिनम का है, सिफलिनियम का है, बेसिलियम का है, ट्यूबरक्लोनियम का है, वारी का है, बेसिलियम टेस्टिस का है, मलेरिया ऑफ है, टाइफाइडिनम है, इकोलाई है, एच पेरोई है, क्लैमिडिया है, इंट्राकोकस है, क्लस्बीला है, स्ट्रेप्टोकोक्सिन है। अब ये कॉम्प्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया है। लेकिन दौरे जदीद में एक और भी हमारे लिए मसला है कि इस स्टेज में कहीं ना कोई कैंसर भी हो चुका होता है, कोई 40 की रेंज में, कोई 50 की रेंज में, उन लोगों को कीमोथेरेपी भी हुई होती है, उनकी रेडिएशन भी होती है। हमने 2 मेडिसिन डाली है जो बहुत कॉमनली, विल्क्सस्टाइनम है जो कीमोथेरेपी की है, कीमोथेरेपी से ये बनती है, या साइक्लोफॉस्फेमाइड है, ये भी कीमोथेरेपी की। तो जिन लोगों को कीमो हुई होती है या कैंसर वायरस के स्टेज होते हैं तो हम उनको ये भी यूज़ करवाते हैं। अब तो और बड़ी अच्छी रेंज आ गई है कि जो भी कीमो लगती है उसकी मेडिसिन भी आ गई है। जो बहुत कॉमन कीमोथेरापीज़ हैं उनकी मेडिसिन इसके अलावा भी आ गई हैं। और अगर आपको, हमारे पास खुद भी मेडिसिन है, जैसे आपके पास है कैडमियम सल्फ, ये कीमो के साइड इफ़ेक्ट्स को बहुत अच्छा ठीक करती है। आपके पास सोल है, आपके पास रेडियम है, आपके पास एक्सरे है, आपके पास नक्स व मिका है। तो ये ऐसी दवाइयाँ हैं जो कीमो के असरात को, तो ये भी आपके जहन में होनी चाहिए। तो एलोपैथिक ड्रग्स हैं, वो कैसे? मेरा अगला इंशाल्लाह लेक्चर आ रहा है, हम नई सीरीज शुरू करने लगे हैं, वो है सप्रेशन। और उसके 2-3 मेन पार्ट हो गए, इमोशनल सप्रेशन, डिजीज सप्रेशन एंड ड्रग सप्रेशन। हम लोगों को ये बताएंगे कि इमोशनल सप्रेशन से क्या होता है, और डिजीज़ अगर आप ठीक ना कर सकें, उनको दबा दें, तो उससे क्या क्या तमाशे लगते हैं। फिर गलत दवाइयों के इस्तेमाल से क्या क्या तमाशे लगते हैं, इस पे हम, और ये मेरा पहले लेक्चर हो चुका है, मैंने आज से कोई 7-8 साल पहले हमने दिया है, 10 साल पहले, और वो 32-33 घंटे का मेरा ये लेक्चर है। और ये हम इसको रिवाइज़ करना चाह रहे हैं क्योंकि वो लेक्चर सारा सही अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको करूँगा। तो फिर मैं आपको बताऊँगा टीबी से क्या होता है, फिर टाइफाइड से क्या होता है, डिजीज़ सप्रेशन क्या डिजीज़ सप्रेशन है, हम इन्फेक्शन डिजीज़ सारी करेंगे। फिर हम इमोशनल को करेंगे कि इमोशन सप्रेस होते हैं तो क्या होता है। तो ये मेरा अगला लेक्चर इंशाल्लाह आएगा, इसको भी लोग पसंद करेंगे, और इससे इंशाल्लाह होम्योपैथी को बहुत ग्रो करेगी होम्योपैथी। ये टॉपिक भी हमारा नया है, ये जो नया टॉपिक मैं दे रहा हूँ ना सप्रेशन वाला, ये भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा मुश्किल है। ये भी इस तरह का कोई लेक्चर इससे पहले अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी किया कि एक एलोपैथिक डॉक्टर साथ के लिए खड़ा किया, डिजीज़ लोगों को समझाई, हमने लोगों को डिजीज़ समझाई।
आई स्पेशलिस्ट बुलाया, स्किन स्पेशलिस्ट बुलाया, ऑर्थोपेडिक सर्जन बुलाया, कार्डियोलॉजिस्ट बुलाया, गायनाकोलॉजिस्ट बुलाया, साइकोलॉजिस्ट बुलाया। तो हमने लोगों को पहले अब हम एक स्पेशली प्योरली होम्योपैथिक टच दे रहे हैं कि ये दबना क्या होता है। दबना, गलत इलाज, सप्रेशन किसको कहते हैं। लफ्ज़ एक सप्रेशन है, और जब हम उस पर निकलेंगे, उस पर बात करेंगे, तो फिर आपको पता लगेगा दुनिया में क्या क्या मसाइल हैं और किस तरह से गलत इलाज से क्या क्या हुआ है। और वो इंशाल्लाह, और वो जब आप पढ़ेंगे तो होम्योपैथी इंशाल्लाह और निखरेगी और एलिब्रेट होगी, इसको और लोग अच्छे तरीके से समझेंगे, और फिर इनको पता चलेगा कि व्हाट इज़ द केस टेक। इसको पता है या नहीं पता। मैं बताऊंगा कि जैसे हमने तो देखे, हम बताएंगे कि टाइफाइड की कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, इसकी सप्रेशन से क्या होता है, टीबी की सप्रेशन से क्या होता है, मलेरिया की सप्रेशन से क्या होता है। फिर हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो फिर लोगों को पता चलेगा कि होम्योपैथी कितनी बड़ी साइंस है, कितनी बड़ी साइंस है। नहीं, पोटेंसी सिलेक्शन पे मैं कम्प्लीमेंट्री या उसमें जो रिलेशनशिप पे एक जो दोस्त है मेरे साथ जो बैठे होते हैं, ये कुरैशी साहब हैं या बुट्टा या एजाज अली, सारे मुझे कहते हैं कि रिलेशनशिप पे एक हम लेक्चर करेंगे कि दवाइयों की जो तालमेल है एक दूसरे के साथ, उनका तल्लक है, पोटेंसी कब कहाँ सेलेक्ट करनी है, ये हम इंशाल्लाह इसको करेंगे कि पोटेंसी का बड़ा रोल है, पोटेंसी का रोल बहुत बड़ा है। और उसको बाद दफ़ा मैं कहता हूँ ना, जैसे हम स्टेफिस वो हमारे पास है, एस्टी लागो है, फ़र्ज़ करें हम मास्टरबेशन में देते ही 30 में है, और यही पोटेंसी हम जो है फेब्राइड ब्लीडिंग में हम देते ही CM में। वो पिछले दिनों भी एक केस बड़ा मशहूर हुआ कि मुझे खातून है और हमारी कोई डॉक्टर है वहाँ मुल्तान से, तो उन्होंने मुझे कॉल की कि जी मेरी बेटी को जो 2018 में भी जो है ना उसको अबॉर्शन हो गया था 6ठे महीने में या 6ठे महीने में, तो इस दफ़ा फिर वो जो है ना उसको वही लेबर पेन शुरू हो गए हैं। तो नूर मोहम्मद ने अपनी किताब में लिखा है लेडी डॉक्टर में कि जल्सीम अगर 1 हम देते हैं तो वो डिलीवरी रोक देती है, और जब जल्सीम CM में देते हैं तो वो डिलीवरी करा देती है। तो मैंने उसको कहा कि यार, फ़ौरन ही मैं ड्राइव कर रहा था, मैंने कहा जी उसको जल्सीम 1 हम दे दें और कल मुझे बता दें। मैं जानता भी नहीं उन डॉक्टर साहिबा को। उसने मेरे सेकंड डे उसने कहा जी वो पेशेंट रुक गए, ठीक हो गया, सेटल होगी पेशेंट। वो हफ्ता 10 दिन गए, उसने खुशी से वो कोई जो आपको पता है पोस्टर जो लगाते हैं, हमने तो ज़रा वो यूज़ ही नहीं करते फेसबुक वगैरह, तो उसने कई पोस्ट लगा दी कि इस तरह मैंने मेरी बच्ची को 2018 में भी ये हुआ था और अब भी उसके साथ ये वाक़या हुआ। तो डॉक्टर अली से मैंने पूछा, किसी पहले नंबर लिया तो भुट्टा साहब ने नंबर दिया, तो फिर मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जल्सीम 1 हम दे दो। बस इतनी सारी बात सुनी तो उन्होंने कहा जल्सीम 1 हम दो। अब लोगों ने वहाँ तमाशा नहीं लगा दिया, उन्होंने कहा जी ये जल्सीम कैसे ठीक कर सकती है, ये तो कोई एलोपैथिक दवाई से ठीक हुआ। अब उनको ये नहीं समझ कि 2018 में भी तो एडमिट थी ना वो CMH में, तो वहाँ फिर एलोपैथिक किससे क्यों नहीं ठीक हुई। अब भी वो एडमिट है, सुबह वो डिस्चार्ज हो गई है, आज उस वाक़े को मतलब 20-22 दिन हो गए हैं, अभी तक उसकी डिलीवरी नहीं हुई। इस टाइम तक उस जल्सीम 1 हमने रोकी हुई है। वो मैंने कहा कि ये होगी भी तब हम जल्सीम CM में देंगे तो ये होगी, वगैरह ये होगी भी नहीं। तो इस किस्म के नाबल्द लोग कि होम्योपैथी में ऐसा नहीं हो सकता। किसी और दोस्त हमारा, वो डॉक्टर उस्मान है, उसने कोई डॉक्टर उसके पास बैठा हुआ था, उसने वो दे दी उसको, सांप काटे को उसको पेन हो रहा था, उसने एक इनेशिया उसको दी तो उससे दर्द उसका रुक गया। वो उठा तो उसने पोज लगा दी। अब ये उसके पीछे पड़ गए, वो सांप काटे का तो हमारे पास तो इलाज ही कोई नहीं। यार आप होम्योपैथ हैं या आज सिस्टम के आप मुखालिफ हैं, आप इस सिस्टम के दुश्मन हैं कि आप कहते हैं होम्योपैथी में इसका इलाज ही कोई नहीं, जल्सीम से ऐसा हो ही नहीं सकता। और भी उसमें बड़ी दवाइयाँ हैं। वो यार नूर मोहम्मद की प्रैक्टिस का आप देखें ना, वो डंडे मारता था लोगों को, लाइन में आओ
डंडे डंडे यकीन माने उसके हाथ में स्टिक होती थी, जो लाइन करा कर ठक मारता था सर पे, डंडे खा के लोग उससे दवाई करते, उसका एक्सपीरियंस है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार जगह इसको मैंने दिया है, और ये वाकई प्रेगनेंसी डिलीवरी को रोक देती है, और जब आप चाहते हैं तो वो करा देती है। तो आप किसी का, आपको पता ही कुछ नहीं है, आप यूं ही ऐसे, भाई आप होम्योपैथी के खैर रखवा हैं या आप होम्योपैथी के दुश्मन हैं? अब जो वो पढ़ेगा, एक लेमैन पढ़ेगा या कोई दूसरा डॉक्टर एलोपैथिक पढ़ेगा, वो कहेंगे यार ये देखें, इनके अंदर से बंदे जो हैं वो कहते हैं ये ऐसा हो ही नहीं सकता, और ये फॉल क्लेम करते हैं। वो तो ठीक कहते हैं ना, फिर ये अंदर से जो काली भेड़ें हैं आपकी, यही बोलना शुरू हो जाती हैं, और यार नहीं ठीक हुआ, चलो नहीं ठीक हुआ, पहली तो बात है ठीक हुआ, नहीं ठीक हुआ, तो क्या ये पब्लिसिटी आप होम्योपैथी की कर रहे हैं? झांके जरा अपने गिरेबान। इस सिस्टम से अगर आप रिज़्क खाते हैं, इस सिस्टम से आप अगर रिज़्क खाते हैं, इस सिस्टम से आपके घर का चूल्हा जलता है, तो ये बड़ी बददयांती है, ये बड़ी बददयांती है। जो कुत्ता होता है ना, जिसको हम कहते हैं कुत्ता, जो कुत्ता होता है उसको हम क्या कहते हैं? कुत्ता। जो कुत्ता या भौंकता है, वो भी जिस मालिक का रिज़्क खाता है उसके लिए भौंकता है। इसका मतलब हम कुत्तों से भी बदतर हैं। जिस सिस्टम से हमारा नाम है, हमारा रिज़्क वाबस्ता है, आप उस सिस्टम के खिलाफ बोलते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। वो यार नहीं ठीक होते सारे होम्योपैथी से, कोई होम्योपैथी ने सारे दुनिया को ठीक करने का ठेका तो नहीं उठाया हुआ ना। खुदा का एक निज़ाम है, उसने बंदों को मारना भी है। वो किसी का कोई गुनाह होगा, कुछ उसको सिला मिल रहा होता है, किसी को अपने करतूतों का सिला मिल रहा होता है, वो ठीक नहीं हो रहा होता। वो सिर्फ मेरी और डॉक्टर ली या आप लोगों की जिम्मेदारी में नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है कि हमने प्रोफेशनल एथिक्स पे रहना है और इल्म जो खुदा ने हमें दिया उसके मुताबिक काम करना। ये कौन सी यार खिदमत है? मुझे बताए ना, कोई खिदमत है ये? आप अपना पॉजिटिव कोई काम है, आप उसको लोगों के सामने लाएं, बजाय आप कहते हैं कि ये तो होम्योपैथी से हो ही नहीं सकता, ना होम्योपैथी से फॉल पेन्स रुक सकते हैं, ना होम्योपैथी से शाम का इलाज हो सकता है। फिर होम्योपैथी से होता क्या है भाई? क्यों इस तरह की बातें करते हैं? और इनका रास्ता आपने रोकना है, इनका रास्ता आपने रोकना है। ये होम्योपैथी से खाते भी हैं और इसके खिलाफ बकवास भी करते हैं। आपके साथ है सर। ये होम्योपैथी के खाते भी हैं और उसके खिलाफ होते हैं। ये इसीलिए मैं कहता हूँ ये नमक हराम है, ये इसलिए नमक हराम है। ये एहसान फरामोश है, होम्योपैथी का इन पे एहसान है कि ये अपने आप को साथ डॉक्टर लिखते हैं। ये होम्योपैथी का एहसान है इन पे, और फिर उससे आप पेट पालते हैं यार, उससे आप पेट पालते हैं अपना, उससे तो रिज़्क तुम्हारा वाबस्ता है। उस रिज़्क का भी उस रिज़्क का भी तुम्हें ख्याल नहीं है कि जो सिस्टम तुम्हें रिज़्क दे रहा, आप उसके भी खिलाफ बोलते हैं। मेरे खिलाफ बोलना है तो आओ किसी और तरीके से बोलो, जर्सियों के खिलाफ तो ना बोलो ना, इग्नेशिया के खिलाफ तो ना बोलो ना। मुझे मेरी ज़ात, आपको मेरा नाक नहीं अच्छा लगता, मेरे बाल नहीं अच्छे लगते, मेरा नहीं अच्छा लगता, तो आप मेरे खिलाफ बोलो, लेकिन सिस्टम के खिलाफ ना बोलो, सिस्टम के खिलाफ मत बोलो। सिस्टम के कोई खराबियां भी होती हैं सिस्टम के अंदर, भाई खामियां भी होती हैं, आपने उस पर पर्दा डालना है कि गलत कह रहा हूं मैं, आपने उस पर पर्दा डालना है। अब इसमें से एक पॉइजन ग्रुप भी आ जाता है, इसकी भी एक्सेस है डीएनए तक। लेक्सिस है, नाजा है, क्रोटेलस है, वाइपरा है, बंगारस है, बोथरोब है, कोनियम है, और आपकी आर्सेनिक है, मर्क्स फैमिलीज की काफ़ी सारी रेंज है। और उसके बाद फास्फोरस है, कल्केरिया है, सिलेशिया है, ओरम है,
कलकेरिया फ्लोर है, कलकेरिया सल्फ है, काली की बड़ी काफ़ी सारी फैमिली है काली की, काली फास है, काली म्योर है, काली सल्फ है, तो इसकी काफ़ी सारी फैमिली है। तो उसको भी आप देखें, काली साइनाइट है, नेट्रम म्योर है, नेट्रम सल्फ है, नेट्रम कार्ब है, इसकी भी एक फैमिली है काफ़ी सारी, कलकेरिया की फैमिली है। ये सारी डीप एक्टिंग मेडिसिन। फिर हमारे मेटल्स हैं काफ़ी सारे, जैसे फेरम है, आपका अर्जेंटम फैमिली है, और इस तरह से आपका औरम फैमिली है। तो ये वो जो मियाज़मेटिक प्लस ये जो बड़े आपके केमिकल्स हैं, जैसे एसिड नाइट्रिक केमिकल है, तो कुछ केमिकल्स से मेडिसिन बनती हैं जिनकी भी एक्सेस जो है ना वो डीएनए तक जाती है। नेक्स्ट